हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए अग्निवीर परीक्षा। विशेष तौर पर ये जो है विज्ञान से रिलेटेड है। टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का महानिचोड़ किया गया है। टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और बाकी जो 30 क्वेश्चन होंगे ये फिजिक्स के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और ये टॉप लेवल के क्वेश्चन जो अग्निवीर के सभी पोस्ट, जीडी कांस्टेबल, उसके बाद एसएससी जीडी, जितने भी पोस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब से, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस शाटकील दोष और फ्रैंकेल दोष दोनों को एक साथ प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस ऐसा है जो शाटकील दोष और कौन सा दोष फ्रैंकेल दोष दोनों को क्या करता है, एक साथ प्रदर्शित करता है? तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। AgBr, AgBr इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चलना होगा क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक आदर्श विलयन के निर्माण के दौरान मिश्रण के शुद्ध घटकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद शून्य के बराबर नहीं होता? तो निम्नलिखित में से कौन सा पद शून्य के बराबर नहीं होता? तो हमारा डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग जो हो, ये शून्य के बराबर नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k है तो अभिक्रिया की सांद्रता को 1/8 भाग तक कम होने में कितना समय लगेगा? तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 इंटू लॉग 2 की बटे में के जो होता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जब जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन का अक्रिय प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन हमारा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित उप संयोजक यौगिकों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा? Fe26 और कोबाल्ट 27 या क्रोमियम 24, इन सभी में से निम्नलिखित उप यौगिकों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, सर्वाधिक अधिक होगा? तो जो हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। FeH2O, FeH2O की पावर में 6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। Fe का आयरन का सबसे क्या होता है, सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का सही घटता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एल्किल हैलाइड की जो S1 अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता होता है उसमें पूछ रहा है घटता हुआ क्रम, निम्नलिखित में से घटता हुआ क्रम कौन सा होगा? तो 6 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री, CH3X जो होता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। 35 हम केमिस्ट्री के करेंगे, उसके बाद 35 बायो के कर लेंगे, उसके बाद 30 क्वेश्चन हम फिजिक्स के करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड। जो साइंस का पार्ट होता है इसमें सभी क्वेश्चन को मैं कवर करा दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी हार्ड लेवल के क्वेश्चन है ये सभी। क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो की उपस्थिति में क्लोरल CCl3CHO के साथ गर्म करने पर कौन सा कीटनाशक निर्मित होता है? तो जो हमारा क्वेश्चन 7 का कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करने पर, उसके साथ गर्म करने पर कीटनाशक निर्मित होता है। तो वो कीटनाशक कौन सा होता है? तो जो हमारा DDT बनता है, जो क्लास 12 में आप पढ़े होंगे, DDT का निर्मित करना इस प्रकार का, ये जो कीटनाशक बनता था एनहेक्सेन और ये सभी भी कीटनाशक जो क्या होता है खरपतवार में जो लगे होते हैं कीड़े, धान और गेहूं में इसे मारने के लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन आज के समय में ये DDT बहुत ही विषैली मानी जाती है जिसके कारण बस इसका उपयोग नहीं किया जाता है। परंतु भारत में इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है क्योंकि कम लागत और ज्यादा ज्यादा फायदा के कारण इसे लोग यूज करते हैं। परंतु अन्य देशों, अमेरिका और जैसे बड़े विकसित देशों में इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत विषैला होता है और ये वातावरण में फैल जाता है जिसके कारण पूरी वायुमंडल दूषित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड
से कराई जाती है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रसिद्ध अभिक्रिया का नाम क्या है? जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH से कराई जाती है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रसिद्ध अभिक्रिया का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रिमर टाइमैन अभिक्रिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण सकारात्मक रूप से नहीं दर्शाता? निम्न में से कौन सा यौगिक जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण सकारात्मक सही रूप से उचित रूप से नहीं दर्शाता? तो हमारा 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। पेंटेन 3 ऑन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जितने भी हैं ये सभी क्या होते हैं? सकारात्मक सही रूप से सभी इथेनॉल, प्रोपेन, टूऑन और एसिटल्डिहाइड ये सभी क्या होते हैं? दर्शाते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण, परंतु जो पेंटेन 3 जो होता है ये नहीं दर्शाता दोस्तों। हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एनिलीन को जब नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर उपचरित किया जाता है तो कौन सा अत्यधिक उपयोगी मध्यवर्ती यौगिक बनता है? तो कौन सा उपयोगी मध्यवर्ती बनता है दोस्तों? आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ग्लूकोज की संरचना में कुल कितने असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं? तो ग्लूकोज की संरचना में सभी लोग जानते होंगे कुल कितने असममित कार्बन परमाणु होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल को किस गैस में ऑक्सीकृत कर देता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल को किस गैस में ऑक्सीकृत कर देता है? तो हमारा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है? वो ऑक्सीकृत कर देता है, तोड़ देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लेंथेनाइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो लेंथेनाइड का जो मुख्य संकुचन का जो ये कारण होगा हमारा 13 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4f इलेक्ट्रॉनों का अत्यंत दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण ही लेंथेनाइड संकुचन का मुख्य कारण होता है कि 4f इलेक्ट्रॉनों का अत्यंत दुर्बल परीक्षण प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के सेक्शन है, मैं 4 से 5 ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो लेते आऊंगा जो कि साइंस से ही रिलेटेड है। आप 500 से 600 क्वेश्चन करके जाइए, जिससे आप किसी भी एग्जाम में आप साइंस से लेकर कोई रिलेटेड कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। जिंक ब्लेड ZnS अयस्क के सांद्रण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग सर्वथा उपयुक्त माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा कह रहा है कि इस विधि मतलब जिंक ब्लेड ZnS जो होता है उसका सर्वथा उपयुक्त माना जाता है। तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। झाग प्लवन विधि द्वारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस का क्वथनांक संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे कम होता है? तो बोला है उत्कृष्ट गैस का क्वथनांक सबसे कम पूरे आवर्त सारणी में, जो सारणी है पूरे आवर्त सारणी में सबसे कम किसका होता है? जो सबसे नीचे होता है, सबसे कम किसका होता है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का हमारा बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम का जो गैस का जो क्वथनांक होता है उत्कृष्ट गैस का ये है, और इसका क्वथनांक जो होता है संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे कम होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसे सामान्य वायुमंडलीय दाब पर खुला छोड़ने पर यह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है?
इसे पूरे वायुमंडल में, अपने वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर ये किस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, ये कह रहा है। तो जो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सीधे गैस अवस्था में हो जाता है, किसके कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण ये सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 3 से बदलकर 6 कर दिया जाए, क्या कह रहा है, यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान क्या है, 3 से बदलकर 6 कर दिया जाए तो हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता कितने गुना कम हो जाएगी। पूछ रहा है कितने गुना, दोस्तों कह रहा है कितने गुना कम हो जाएगी। तो इसका भी एक सूत्र होता है दोस्तों, वो जो आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालने के लिए पूछ रहा है कि मतलब सांद्रता जब कम हो जाएगी, तो इसका भी एक सूत्र होता है दोस्तों। ये सूत्र होता है H+ सांद्रता पहला अपॉन में H+ जो ये सांद्रता होती है, इसका दूसरा, ये डिवाइड आप कर देंगे इन दोनों का मान निकालकर, तो आपका सांद्रता में कमी का पता चल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। जब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पीएच मान जो होता है, पीएच मान और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में जो सूत्र होता है, संबंधित सूत्र होता है, उसके बारे में आप देख लेते हैं क्या होता है। ये जो सूत्र होता है, ये होता है H+ इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के पीएच का मान। ये हमारा सूत्र होता है, जो हमारा पीएच और हाइड्रोजन आयन में जो संबंध सूत्र होता है, यही होता है। तो इसी बेस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो कह रहा है, शुरुआती में कह रहा है कि पीएच मान 3 से बदल कर 6 हो जाए। तो सबसे पहले 3 बोल रहा है, तो शुरुआती में जो शुरुआत में बोल रहा है 3 से लेकर 6 हो जाए। तो pH1 बराबर जब 3 था तो क्या, जब 3 था तो सांद्रता इसका जो हो जाएगा, जब ये 3 था तो इसकी सांद्रता हो जाएगी H+, इसको हम पहला मान सकते हैं H+ ये 1 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 3 जो पीएच मान हो गया, मोलरता MOL/L मोलरता, तो हमारा ये पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा, उसके बाद आपका ये दूसरा बोल रहा है कि 3 से बदलकर 6 कर दिया जाए, 3 से बदलकर 6 कर दिया जाए, वही मैंने बताया ना सूत्र। तो H+ सांद्रता सेम ये हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या कर दिया गया, 6 कर दिया, 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, सेम एज इट इज, मोल अपॉन में L, लीटर, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसका पहले जो था 10 की पावर माइनस के 3 था, इसके बाद ये 10 की पावर -6 है 2 का। तो इसे हम, इसमें सांद्रता कितने गुना कम हो जाएगी हमें प्राप्त करना था। तो इसका सूत्र मैंने पहले ही बता दिया, क्या था, H1/H2 की सांद्रता। तो यही हम सूत्र रख देते हैं। तो H1 हमारा क्या आया था, 10 की पावर माइनस के 3 आया था, और H2 जो आया था हमारा क्या आया था, 10 की पावर माइनस के 6 आया था। तो आप हमेशा जानते होंगे कि जो ये पावर रहते हैं नीचे, अगर सेम ये डिजिट दोनों सेम हो तो जो रहता है, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाते हैं। तो क्या था, देखिए था हमारा, तो देखिए क्या था हमारा, ये था 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन में 10 की पावर माइनस के 6 था। ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर सेम इज इक्वल टू, यहाँ लगा दें 10 की पावर -3 ये रहेगा सेम, और ये जो 6 पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और पहले से ही माइनस था तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई जब करेंगे, 10 की पावर माइनस के 3 और माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस के 6। तो इसमें देखिए इन दोनों में डिजिट ये 6 का बड़ा है, तो 3 माइनस जब करेंगे इसमें, तो हमारा कट के जो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो जो 10 की पावर 3 का हमारा जो आंसर लाओगे इसका, 10 की पावर 3 है तो कितना जीरो लग जाएगा, 1 2 3 जीरो लग जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर कहाँ मिल गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 18 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सांद्रता कितने गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस का उपयोग पेंट की अम्लता दूर करने में होता है। इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो पूछ रहा है हमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका उपयोग पेंट की अम्लता दूर करने में होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, पूछ रहा है इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो 19 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, दुर्बल क्षारक जैसी प्रकृति इसकी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जल्दी जल्दी चलना होगा सभी क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टोटल हमें 100 क्वेश्चन पूरे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए 20 का जो कह रहा है, शुद्ध जल की मोलरता पूछा है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो 20 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 55.5 m जो होता है शुद्ध जल की मोलरता होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। लोहे के संक्षरण जंग की प्रक्रिया रासायनिक रूप से मूलतः क्या है? तो ये क्या है? जो लोहे के संक्षरण यानी जंग की प्रक्रिया रासायनिक रूप से क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, विद्युत रासायनिक परिघटन। विद्युत रासायनिक परिघटन के कारण ही लोहे में क्या हो जाता है, संक्षरण लगती है, इससे लोहे में जंग लग जाता है, वो मूर्छा पकड़ लेता है, देसी भाषा में कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है या क्यों कहा जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव्य, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों माना जाता है? तो 22 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें द्रवों की भांति बहने का मंद गुण होता है। जैसे द्रव बहता है, इसमें भी क्या होता है, द्रवों की भांति बहने का, बहाव का गुण होता है, लेकिन कैसा होता है, बहुत ही मंद होता है, बहुत ही स्लो होता है। अगर पूरी तरह जल की तरह होगा, द्रवों की तरह ही हो जाएगा, तो ये तो पूरी तरह द्रव कहलाएगा, ना कि कांच कहलाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कोलाउस नियम कोलाउस लॉ का मुख्य अनुप्रयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? जो कोलाउस का नियम है, किसके लिए निर्धारित किया जाता है? तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता। तो इसका हमारा राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गैर मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो बोला, गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग हवा को क्या करने के लिए, हवा को साफ सुथरा शुद्ध करने के लिए किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी पर, अधिशोषण एडसॉर्प्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, रक्षण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हैलोजन तत्वों में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सर्वाधिक ऋणात्मक होता है? तो जो हैलोजन तत्वों में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि जो थी, किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, सर्वाधिक ऋणात्मक होता है दोस्तों, निगेटिव होता है। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा, वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन की क्या होती है, सबसे ऋणात्मक होती है, जो Cl पे होती है, क्या होती है, बहुत माइनस लगा रहता है, माइनस चार्ज होता है ना, तो यही होता है। Na+ होता है और Cl-, जो सोडियम क्लोराइड हमारा नमक देखे होंगे आप, तो इस पर ऋणात्मक होता है क्लोरीन पर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इधर उधर के ऐसे टॉपिक से नहीं उठा लिए गए कि चाहे जहां से क्वेश्चन ये हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 सेट बस टोटल देख लीजिए, आपका इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, आर्मी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, SSC GD CGL, जितने भी एग्जाम है, साइंस के जितने भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन प्रोवाइड आपको करा दे रहा हूँ। टॉप मोस्ट हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, जो कि पूरे भविष्य तक, आपके लाइफ टाइम, जब तक आप किसी गवर्नमेंट जॉब को नहीं पाल लेते, तब तक ये आपके साथ देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी का सटीक उदाहरण? उभयधर्मी मतलब होता है जो दोनों में पाया जाए, उभयधर्मी हो, सभी में पाया जाए। तो 27 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बॉक्साइड अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की हाल हेराल्ट विधि में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? तो बॉक्स अयस्क में एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हाल हेराल्ट विधि के द्वारा क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? तो हमारा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक कम करने और चालकता बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हैफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री अमीन प्राप्त करने के लिए एमाइड की
क्रिया किसके साथ कराई जाती है? तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त करने के लिए एमाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ब्रोमीन और जलीय KOH, ब्रोमीन और जलीय KOH के साथ की जाती है, जिसके कारण 1 डिग्री एमीन प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और इसमें कौन सा धात्विक तत्व केंद्रीय परमाणु के रूप में उपस्थित होता है? 2 क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा तो बहुत लोग पढ़े होंगे, बहुत बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन इसी में 2 क्वेश्चन घुमाकर हमसे पूछ लिया गया। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन इज द राइट आंसर। और इसमें जो केंद्रीय परमाणु के रूप में जो उपस्थित होता है, कोबाल्ट उपस्थित होता है दोस्तों। हमारा 30 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं दोस्तों, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मोटिवेट होते हैं और तरह तरह के आपके एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहेंगे, जिस सभी सब्जेक्ट का कवर करवा देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, नायलॉन 6 किस प्रकार का बहुलक है और इसके निर्माण के एकलक कौन से हैं? तो 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, पालियामाइड डिफिक अम्ल प्लस हेक्सामिथिलीन डाइमाइड। पालियामाइड एडिफिक अम्ल प्लस हेक्सामिथिलीन डाइमाइड इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करना है क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन है। क्लोरो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हमें जल्दी जल्दी कवर करना सभी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर 100 क्वेश्चन को हम पूरे आराम से सॉल्व करें तो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, क्लोरामफेनिकाल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो 32 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, किस रूप में किया जाता है? बी इज द राइट आंसर, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आसवन करने पर मुख्य रूप से कौन सा कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है? तो कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आसवन करने पर मुख्य रूप से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? जो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, एसीटेट, एसीटोन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, टेफ्लॉन बहुलक का निर्माण किस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के बहुलीकरण से होता है? तो हमारा 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, किसके बहुलीकरण के कारण होता है? तो इसका भी हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथेरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, और ये मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था। 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 35 क्वेश्चन बायोलॉजी का और 30 क्वेश्चन फिजिक्स का लेकर आया हूं मैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किसके द्वारा कम कर सकते हैं वो आप? तो बी इज द राइट आंसर, एक उपयुक्त धनात्मक उत्प्रेरक मिलाकर आप उसे क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। चलिए आई होप आपको केमिस्ट्री के पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं, बायोलॉजी पार्ट बी, पार्ट खा, जीव विज्ञान, अग्निवीर, अल्ट्रा हार्ड बायोलॉजी, दोनों जो है मैंने एकदम हार्ड क्वेश्चन को कवर करा दिया है दोस्तों, जिससे आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान निर्मित कुल एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं की शुद्ध संख्या कितनी होती है? तो ग्लाइकोसिस चक्र के दौरान निर्मित कुल एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारा 36 का राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, 2 एटीपी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलर छनित्र से ग्लूकोज और अमीनो अम्लों का 100% पुनः अवशोषण होता है या अवशोषण होता है? तो चलिए 37 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, समीपस्थ संवलित नलिका के द्वारा होता है, समीपस्थ संवलित नलिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
कार्डियक चक्र के दौरान हृदय की डब यानी ध्वनि सेमिलूनर कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है, यह किस चरण में होती है? तो जो बोला कार्डियक चक्र जो होता है के दौरान हृदय की डब, जो हृदय की आवाज धड़कन होती है, ध्वनि सेमिलूनर कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। यह आवाज किससे होती है? सेमुलर कपाटों के बंद होने से होती है। यह किस चरण में होती है? तो 38 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निलय अनुशीथिलन के द्वारा होती है, उसमें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान विध्रुवण के लिए मुख्य रूप से कौन से आयन उत्तरदायी हैं? तो 39 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। Na+ आयनों का कोशिका के भीतर तीव्र अंत प्रवाह होता है, जिसके कारण हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपाली द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा हार्मोन्स नहीं स्रावित होता है? तो 40 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह हाइपोथैलेमस द्वारा बनता है और पोस्टीरियस प्यूटरी से स्रावित होता है। पोस्टीरियस प्यूटरी से स्रावित होता है दोस्तों। और बाकी जितने भी है प्रोलैक्टिन, TSH और ACTH, ये हमारे मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि से आग्रपाली से स्रावित होते हैं। बाकी जो बी है, बी स्रावित नहीं होता, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एक आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष की प्लाइडी स्तर क्या होती है? तो 41 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। त्रिगुणित होती है, तीन फालियों में बटी होती है, त्रिगुणित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। मानव जीनोम परियोजना HGP के अनुसार मानव जीनोम में उपस्थित सबसे बड़े जीन का नाम क्या है? तो सबसे बड़े जीन का नाम डिस्ट्रोफिन जीन है, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रोफिन का 2.4 मिलियन बेसिस है, इसका जो टोटल बेसिस है 2.4 मिलियन इसके बेसिस हैं, अड्डे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ओपेरान मॉडल में जीन की अभिव्यक्ति को रोकने वाले दमनकारी प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो 43 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द नियामक जीन के द्वारा होता है। नियामक जीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक प्रतिरक्षी अणु जो कि हमें रक्षा प्रदान करता है की संरचना में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और वे आपस में किससे जुड़ी होती हैं? कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं पूछ रहा है, और वे आपस में किससे जुड़ी होती हैं? तो हमारा 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। 4 श्रृंखलाएं होती हैं, 2 भारी और 2 हल्की, मिलकर 4 श्रृंखलाएं बनाती हैं, और ये डाई सल्फाइड बंध द्वारा क्या होती है? बंधी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आई होप आपको सभी क्वेश्चन करके बहुत ही मजा आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चल रहे हैं हम 45 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पुनर्योगज DNA तकनीक में चिपचिपे सिरों को जोड़ने का कार्य करता है? तो 45 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन चिपचिपे को जोड़ने का कार्य करता है? बी इज द राइट आंसर। DNA लाइगेज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित एक मादा रोगी के क्रोमोसोम का विन्यास कैसा होता है? तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित एक मादा रोगी जो कि रोग से पीड़ित होती है कि क्रोमोसोम का विन्यास कैसा होता है, उसका बनावटी कैसा होता है पूछ रहा है। तो हमारा 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। 44 प्लस एक्सो कुल 45 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हंसियाकार कोशिका अवरक्तता में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के 6वें स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? तो ग्लूटेमिन अम्ल का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? 47 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द वैलिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अनुलेखन की प्रक्रिया में RNA पॉलीमेरेज एंजाइम को DNA के प्रमोटर स्थल पर बांधने में कौन सा कारक सहायकता करता है या सहायक होता है? तो 48 का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, कौन सहायक होता है? बी इज द राइट आंसर। सिग्मा कारक सहायक होता है, सिग्मा कारक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित में से कौन सा कवक साइक्लोस्पेरिन ए ड्यूमोनोस्प्रेसिव दवा के औद्योगिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो जो 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन पर हम आ गए। 50 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी और सकल प्राथमिकता उत्पादकता जीपीपी के बीच का सही गणितीय संबंध है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर, जहां आर क्या है, श्वसन हानि है, श्वसन में जो हानि हुई रहती है उसको दर्शाता है आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। रेड डाटा बुक का रख रखाव और प्रकाशन किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक जो है वो किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है, रख रखाव किया जाता है? तो 51 का जो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति के बारे में कन्वर्सेशन हमें बताता है वो हो जाएगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। जैव विविधता का हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए मुख्य मानदंड क्या होना चाहिए? जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए मुख्य मानदंड क्या होना चाहिए? तो 52 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर। उच्च स्तर की प्रजाति प्रचुरता और उच्च स्थानिकता होनी चाहिए, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान निर्मित ओकाजाकी खेड़ों का संश्लेषण किस दिशा में होता है? तो हमारा 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 डैश से लेकर 3 डैश दिशा में असतत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा कोडान एक स्पॉट कोडान नहीं है जो प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है? तो कौन सा नहीं है जो कि प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है? 54 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी बी इज द राइट आंसर। AUG इज द राइट आंसर। यह प्रारंभिक कोडान है। ये कौन सा कोडान है? प्रारंभिक कोडान है जिसे मेथायोनिन कहते हैं, जिसे मेथायोनिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। प्रयांस क्या होते हैं जो संक्रामक रोगों जैसे मैड काऊ रोग से संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो 55 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। असामान्य रूप से मुड़े हुए संक्रामक प्रोटीन, असामान्य रूप से मुड़े हुए संक्रामक प्रोटीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्रेब्स चक्र की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है? तो 56 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए कौन से खनिज तत्व अनिवार्य हैं? तो कौन से खनिज तत्व इसके लिए अनिवार्य है दोस्तों? 57 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। Mn और Cl, मैग्नीज और क्लोरीन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। पौधों में फ्लोएम लोडिंग की प्रक्रिया मूलतः किस प्रकार की परिवहन प्रणाली पर आधारित है? देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ दिया है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसके लिए आधारित है? पौधों में फ्लोएम लोडिंग की प्रक्रिया मूलतः किस प्रकार की परिवहन के लिए आधारित है? तो 58 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी बी इज द राइट आंसर। सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ATP की आवश्यकता होती है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। काफी हद तक बी हमारे राइट आंसर हो रहे हैं दोस्तों, क्या बात है। लग रहा है एडिटर ने बी को ही प्रायोरिटी दिया, इसका नाम लग रहा है बी से ही स्टार्ट हो रहा है क्या, ताकि सभी क्वेश्चन को जो एडिट करते समय बी ऑप्शन में ही लगा दिया। हाँ यार, उसका नाम विपिन ही है, लग रहा है इसी कारण बस उसने पूरा क्वेश्चन को अपने नाम में कन्वर्ट कर दिया कि आंसर बी से ही आया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है और इसका निष्कासन वृक्क द्वारा किया जाता है? तो 59 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका देखिए बी कर दिया, यकृत के द्वारा। ये तो सभी जानते हैं यकृत के द्वारा ही होता है, लेकिन जो एडिटर है बहुत ही चालाक है दोस्तों, उसे समझाना पड़ेगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली ऑक्सिंटिक कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं? तो 60 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आंतरिक कारक का क्या करते हैं? स्राव करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। रक्त स्कंदन के दौरान प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने वाले एंजाइम कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है या क्या कहलाते हैं?
तो 61 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मानव कान का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन, डायनामिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो 62 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी प्रणाली बाह्य अंडों का निषेचन उत्सर्जन करती है, यानी अंडज स्तनधारी है। अंडन क्या है, जो अंडा है वो क्या स्तनधारी है, शरीर को रखे हुए। तो हमारा 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, प्लेटिपस, प्लेटिपस इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिपस। सभी क्वेश्चन बी हो रहा है, जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो पहले से ही बी टिक लगा दे रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा काफी हद तक क्वेश्चन बी ही हमारा आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अनुवांशिकी में सहलगनता की खोज और गुणसूत्र सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन किसने किया था? तो इसका सत्यापन किसने किया था? 64 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, टी.एच. मॉर्गन ने किया था, टी.एच. मॉर्गन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का वह खंड जो आरएनए अणुओं में के माध्यम से प्रोटीन को कोड करने की क्षमता रखता है को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो 65 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी बी इज द राइट आंसर, एक्सान। ये मत देखिए कि चलिए बी इज द राइट आंसर है, इसके नाम को आप अच्छे समझ लीजिए कौन सा हमारा आंसर बैठ रहा है राइट आंसर के प्रोस्पेक्टिव से। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मलेरिया के नियंत्रण के लिए किस शिकारी मछली का उपयोग मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए जलाशयों में किया जाता है? तो 66 का बहुत अच्छी बात है, अच्छी मछली है दोस्तों, जो मनुष्य को किसे डेंगू या मलेरिया होने से बचा रही है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, गैम्ब्यूसिस। इस मछली को आप मत खाइए, क्योंकि जितना लार्वा खाइए सब आपके अंदर आ जाएगा। गैम्ब्यूसिस इज द राइट आंसर। चलिए 67 को हम करते हैं। जैव विकास के संबंध में ओपेरियन हेल्डेन सिद्धांत को प्रामाणिकता करने या प्रमाणित करने के लिए मिलर उरे के प्रयोग में किन गैसों का मिश्रण लिया गया था? तो इन किन गैसों का मिश्रण लिया गया था? 67 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर, CH4NH3H2O और H2 ये लिया गया था मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एड्स रोग का कारण HIV वायरस प्रतिरक्षा तंत्र की किन प्रमुख कोशिकाओं को नष्ट कर देता है? तो 68 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है HIV जो रोग फैलाता है? वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सहायक टी कोशिकाएं। सहायक जो टी कोशिकाएं होते हैं उसे क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी के दूध में कौन सा मानव प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है? तो कौन सा मानव प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है दोस्तों? जो 69 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, मानव अल्फा लेक्ट एल्यूबिन। मानव अल्फा लेक्ट एल्यूमिन होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 और ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों बायो का। कहते हैं कीट भक्षी पौधे जैसे घटपर्णी जिस मृदा में उगते हैं वहां सामान्यतः किस पोषक तत्व की भारी कमी पाई जाती है? तो किस तत्व की भारी कमी पाई जाती है? 70 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जहां पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है वो कीट भक्षी पौधे वहां पर अच्छी तरीके से उग पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम फिजिक्स के केवल 30 क्वेश्चन को ही करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। और ये पैराग्राफ जितने भी मैंने 100 क्वेश्चन को आपको कवर करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, यूपी पुलिस, सब इंस्पेक्टर, जितने भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं सभी में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी सवाल है। तो चलिए 71 को हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है। यदि आधी दूरी d2 हो में पराविद्युतांक K की पट्टी रख दी जाए तो नई धारिता C का मान क्या होगा? तो इसकी नई धारिता जो C का मान होगा हमारा क्या हो जाएगा? इसका 71 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं।
तो जो कि बिना पट्टी के मूल धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है C इज इक्वल टू, बिना पट्टी के मूल धारिता का ये सूत्र है दोस्तों, जो होता है C इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन में A, ओमेगा 0 इंटू A अपॉन में D होता है। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम समझते हैं कि जब आधी दूरी D अपॉन 2 में के पैराविद्युतांक की पट्टी रखी जाती है तो यह संधारित्र दो अलग अलग संधारित्रों यानी C1 व C2 में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाती है, जहां दोनों की मोटाई क्या होती है, जहां दिया है D/D2 अपॉन में 2 होती है। तो चलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला हम क्या देखेंगे, पहला हम देखेंगे वायु वाले भाग की धारिता। वायु वाले भाग की धारिता इज इक्वल टू जो होगा वो हमारा होगा C1, पहले C1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा E0 अपॉन में A, E0 इंटू A अपॉन में D, जो इसका ये हम इसे सॉल्व करके डी बस नहीं होगा, अपॉन में D2 होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक होगा, अपॉन में D2 भी होगा, और ये जब यहाँ से 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2E0 A अपॉन में D हो जाएगा। तो इसे आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2C के बराबर, C1 इज इक्वल टू 2C के बराबर आ जाएगा। तो हमारा जो C1 आया है वो क्या आया, C1 इज इक्वल टू 2C के बराबर आ गया है। अब चलिए हम पैराविद्युतांक को निकाल लेते हैं। पैराविद्युतांक पट्टी वाले भाग की धारिता इज इक्वल टू क्या होगी, ये होगी C2 इज इक्वल टू के E0, जहां सेम होगा वहां के लग जाएगा क्योंकि पैराविद्युतांक पूछ रहा है। E0 A अपॉन में D/2, ये ऊपर जाएगा 2 तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 2 के E0 A अपॉन में D हो जाएगा दोस्तों। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके जब लाएंगे तो हमारा C2 आ जाएगा, पैराविद्युतांक की धारिता C2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 2kc। तो इसे हम आगे हल करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के रूप में इसे हम आगे हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो हमारा C1 क्या आया था, इसे हम आगे देख लेते हैं। हमारा जो C1 आया था 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 जो आया था 2C आया था, प्लस 1 अपॉन 2K प्लस 1 अपॉन 2C2 जो आया था हमारा वो आया था 2KC आया था। तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम C को ये कॉमन लेते हैं, C डैश इज इक्वल टू ये जो आ गया हमारा 1 अपॉन 2C अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1 प्लस K, 1 अपॉन में K आ जाएगा K, और इसे पूरी तरीके से हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा कटकर C डैश इज इक्वल टू C इंटू 2K अपॉन में K प्लस K1, जो कि हमारा A इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मीटर सेतु के प्रयोग में संतुलन बिंदु तार के ठीक मध्य में प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो मीटर सेतु के लिए ठीक मध्य में प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो हमारा जो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञात और ज्ञात दोनों प्रतिरोधों का मान पूर्णतः समान होना चाहिए, R बराबर S जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, तब हम मीटर सेतु के प्रयोग में संतुलन बिंदु तार के ठीक मध्य में प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएंगे, सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गति पथ चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कैसा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर इसका गति कैसा होगा दोस्तों, 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कुंडली निवृत्त जैसा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक निगेटिव है, वह पदार्थ किस श्रेणी का है। तो वह पदार्थ किस श्रेणी का है, प्रति चुंबकीय श्रेणी का, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ का प्रतिबाधा किसके बराबर होता है। जो परिपथ का प्रतिबाधा होता है वो केवल शुद्ध प्रतिरोध R के बराबर होता है, Z बराबर R न्यूनतम इसी के बराबर होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76,
एक अवतल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के ठीक बराबर है। द्रव में लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? तो 76 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और यह समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। जब हम किसी एक अवतल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबा देते हैं जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, लेंस के कांच के अपवर्तनांक के ठीक समान होता है। जब एक समान ही होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, उससे अनंत हो जाएगी और यह समतल कांच की प्लेट की भांति ही कार्य करेगा। जब इसका अपवर्तनांक ही समान होगा तो कैसा कार्य करेगा, समतल भांति के ही कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। यंग के द्विस्किल्ट प्रयोग में यदि पूरी व्यवस्था को वायु से उठाकर जल अपवर्तनांक यूएम में डुबो दिया जाता है या जाए तो फ्रिज चौड़ाई बीटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, 77 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बीटा का मान यू गुना घट जाएगी दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। यदि किसी प्रकाश वैद्युत धातु की सतह का कार्य फलन W0 है तो उस पर आपतित फोटान की न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कितनी होनी चाहिए? तो यदि वर्क फंक्शन W0 है तो उस पर आपतित फोटान की न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कितनी होनी चाहिए? जो 78 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। W0 के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। रेडियोधर्मी क्षय नियम के अनुसार एक तत्व का क्षय स्थिरांक गामा है। इसकी औसत आयु और अर्घ आयु T1/2 में क्या संबंध है? तो इसका जो संबंध पूछ रहा है 79 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो T बराबर 1 गामा और T इंटू 1/2 बराबर 0.693 इंटू T इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हम अपने 100 क्वेश्चन सीरीज के करीब ही पहुंचने वाले हैं। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि इनपुट प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट दिष्ट धारा की तरंग आवृत्ति कितनी होगी? तो पूछ रहा है कि 50 हर्ट्ज की आउटपुट दिष्ट धारा की तरंग आवृत्ति कितनी होगी? तो हमें 80 का जो हमें राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 100 हर्ट्ज आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। जब 50 हर्ट्ज है तो पूर्ण दृष्टिकारी में यदि इनपुट प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट जो उससे बाहर निकलेगी तो 50 उसकी डबल हो जाती है। जितनी हर्ट्ज की धारा होती है उससे क्या हो जाती है, उससे 2 गुना हो जाती है। तो 50 गुना कितना होता है, 100। तो 100 हर्ट्ज आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र E के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। वीडी अनुक्रमानुपाती वीडी ये अनुक्रमानुपाती नहीं, ये समानुपाती ई होता है दोस्तों। वीडी समानुपाती ई के बराबर होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान कुंडली की त्रिज्या R के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो 82 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा किस प्रकार परिवर्तित होता है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती के द्वारा परिवर्तित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। विद्युत चुंबकीय तरंगों EM वेव्स में विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के बीच का कलांतर कितना होता है? तो इसका कलांतर कितना होता है दोस्तों? 83 का जो हमारा राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, शून्य इज द राइट आंसर। शून्य। दोनों समान कला में कंपन करते हैं, यद्यपि दिशाएं क्या होती है, लंबवत होती है, एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है। किरण का परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? तो 84 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 0 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण आई बराबर क्या होता है, आई बराबर 0 डिग्री के समान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। कांच से वायु में जाने वाली प्रकाश किरणों के लिए किस रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? तो कांच से वायु में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए किस रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, पूछा दोस्तों। तो हमारा 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बैगनी रंग का, वॉयलेट, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, इसी कारणवश बैगनी रंग सबसे कम होता है कांच में जाने पर इसका अपवर्तनांक।
क्रांतिक कोण, सॉरी दोस्तों अपवर्तनांक मैंने बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, प्रकाश के विवर्तन की परिघटना को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अवरोध का आकार कैसा होना चाहिए? तो इसका अवरोध का जो आकार होना चाहिए वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी हम प्रकाश के विवर्तन की परिघटना को स्पष्ट रूप से क्या करेंगे, देख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, बोर मॉडल के अनुसार एकल अनियमित हीलियम He+ परमाणु के द्वितीयक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, h/π। जब n बराबर 2, l बराबर 2, h/2π बराबर h/π के बराबर जब होगा तो हमारा इसका क्या होगा, बोर मॉडल के अनुसार एकल अनियमित हीलियम के कोणीय संवेग में के बराबर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, नाभिकीय रिएक्टरों में तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए मंदक के रूप में किसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है? तो किसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है? ऑप्शन 88 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, भारी जल D2O या ग्रेफाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, एक पी प्रकार के अर्धचालक पर शुद्ध रूप से कैसा विद्युत आवेश होता है? तो एक पी प्रकार के अर्धचालक पर शुद्ध रूप से कैसा विद्युत आवेश होता है? विद्युत रूप से उदासीन आवेश होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है, या इसकी विमा कौन सी है? इसमें इस सभी ऑप्शन में इसकी विमा कौन सी है? स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? तो ऑप्शन जो 90 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हेनरी। हेनरी इज द राइट आंसर। एक ही गतिज ऊर्जा वाले प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य गामा बराबर h/p का अनुपात क्या होगा? तो 90 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 91 का, वो बी इज द राइट आंसर, 2:1। गामा समानुपाती होता है 1 में कड़ी के अंदर m के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, लेंस के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, यह फैराडे के किस नियम पर पूरक भाग है? तो यह फैराडे के किस नियम पर पूरक भाग है? तो 92 का जो हमारा राइट आंसर है ये बी है, द्वितीयक नियम का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 93, एक गतिमान विद्युत आवेश अपने चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्रों को उत्पन्न करता है? तो एक गतिमान विद्युत आवेश अपने चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्रों को उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एक परिपूर्ण डाइइलेक्ट्रिक माध्यम के लिए पैराविद्युतांक सामर्थ्य का मान वायु की तुलना में कैसा होता है? तो कैसा होता है? हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, एक परिपूर्ण डाइइलेक्ट्रिक माध्यम के लिए पैराविद्युतांक सामर्थ्य का मान वायु की तुलना में कैसा होता है? तो कैसा होता है? 94 का हमारा राइट आंसर बी, हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बनाया जाता है क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता उच्च होती है और गलनांक भी उच्च होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, वो जल्दी से पिघलता नहीं है, और जल्दी से पिघलेगा नहीं तो आप क्या होगे, ज्यादा समय तक उसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, यदि पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय नमक कोण एंगल ऑफ डीप का मान 90 डिग्री है तो वह स्थान निश्चित रूप से कहाँ स्थित है? तो वह स्थान निश्चित रूप से कहां पर स्थित होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 और 400 है। यदि यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसका परिणमन अनुपात कितना होगा? तो 97 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब ज्यादा टाइम है, बहुत ही लेट हो चुका है, इसे स्क्रीनशॉट मारकर आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसका सीधा प्रमाण प्रकाश की किस घटना से प्राप्त होता है? तो 98 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द ध्रुवण से प्राप्त होता है। 99 पर हम पहुंच गए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्तित्व वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसा होता है? तो जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, हमेशा क्या होता है, वो आभासी, सीधा और आकार में छोटा होता है। आभासी, सीधा और आकार में छोटा होता है। और क्या कहता है, दर्पण के क्या बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है दोस्तों। ये उत्तल दर्पण का, ये जो 20 सेंटीमीटर दे दिया, इससे कोई मतलब, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी आप उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ऐसा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। इसमें कुछ भी दे दिया होगा, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, से आपको कोई मतलब नहीं है। ये आभासी, सीधा और आकार में क्या होगा, छोटा होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच गए, 100 क्वेश्चन, और ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई बढ़ने पर का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है या क्या है? तो 100 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। उत्क्रम अभिनति इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। 100 क्वेश्चन है जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में भी। और टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके 5 पार्ट, 6 पार्ट देते आऊंगा, जिससे आप कर लोगे 500 से 600 क्वेश्चन। तो आपका सभी गवर्नमेंट एग्जाम में जो साइंस को लेकर आपको दिक्कत या परेशानियां आती हैं, वो जड़ से एकदम खत्म हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।